महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अनमोल बिश्नोई के डिपोर्टेशन को लेकर कहा कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इस देश के किसी भी दुश्मन को छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई ये देश का दुश्मन कोई भी हो उसको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिन्होंने पहलगाम का हमला किया है उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, घर में घुसकर मारने का काम किया है। ये नया भारत है, इसलिए इस देश में हमारे किसी भी राज्य में ऐसी कोई भी दुर्घटना हो तो आरोपी कोई भी हो कहीं भी हो उसको ढूंढ कर लाने का काम सरकार करेगी। और हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, कितना वक्त लगेगा जब अनमोल बिश्नोई भारत आएगा, दिल्ली पहुंचेगा और एनआईए उसे गिरफ्तार करेगी, और इसे किस लिहाज से समझा जाए, कितनी बड़ी सफलता ये? देखिए जोसेफ, बहुत बड़ी सफलता है। जहां तक समय की आपने बात की, लगभग 10:30 बजे के आसपास T3 पर एयरपोर्ट पर लैंड होगी फ्लाइट और 11 बजे के आसपास इसको एनआईए की टीम बाहर लेकर पहुंचेगी। असल में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी बहुत अहम इसलिए है कि ना केवल बाबा सिद्दीकी केस की हम बात करें, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई थी उसमें पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो अनमोल बिश्नोई ने रची थी और जो तमाम तरीके के ऑडियो से जिम्मेदारी थी वो भी निकलकर सामने आई थी। इसके अलावा सलमान खान की घर की रेकी वो कई बार लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है, जिसमें अनमोल बिश्नोई का अहम रोल रहा है। दिल्ली के कई कारोबारियों को धमकी देना, फिरौती लेना, कुछ अलग अलग स्टेट्स के कारोबारियों को धमकी देना, फिरौती लेना, इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, सबसे अहम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जो था उसके अंदर पूरी एक कॉन्स्पिरेसी रची गई जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने मिलकर पूरा प्लान किया, शूटर्स हायर किए, कहां कहां किस तरीके से रेकी करनी है, ये तमाम चीजें करी। तो जितने भी गैंगस्टर्स हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, रोहित गोदारा की बात करें, अनमोल बिश्नोई जिसको फिलहाल लेकर आया जा रहा है अमेरिका से, जितने भी गैंगस्टर्स हैं इनको लेकर एनआईए ने एक एफआईआर दर्ज की थी। एनआईए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को कर रहा है कि जहां जहां पर अभी जो गैंगस्टर्स बाहर विदेश में हैं उनको किस तरीके से भारत वापस लाया जाए और एक पूरा ट्रायल जो है वो शुरू किया जाए। तो इस वाले केस की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की फैमिली ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो इंफॉर्मेशन शेयर की थी, उसके बाद आज लगभग 11 बजे के आसपास एनआईए एयरपोर्ट से बाहर लेकर निकलेगा, एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा एक आधिकारिक तौर पर, क्योंकि जैसे ही इंडिया के अंदर आप एंट्री करते हैं किसी आरोपी को लेकर तो लैंड होते ही आधिकारिक तौर पर कागजी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई जो है अनमोल बिश्नोई, उसकी आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी एयरपोर्ट पर दिखा दी जाएगी। एयरपोर्ट पर दिखाने के बाद संभव है कि उसको सीधा कोर्ट ले जाया जाए या फिर पहले एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाए, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से एनआईए जिस तरीके का डिसीजन लेगी उसके बाद गिरफ्तारी दिखाने के बाद आज कोर्ट पे पेश किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी लेने की कोशिश करेगी एनआईए की स्पेशल कोर्ट पे पेश किया जाएगा अनमोल बिश्नोई को, ताकि उसकी कस्टडी ली जा सके, क्योंकि अनमोल बिश्नोई से बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, साथ ही सलमान खान के घर के बाहर 2 बार रेकी करवा चुका है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई तीन बड़े मामले दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या है, जिसमें बाबा सिद्दीकी की हत्या है, सलमान खान के घर पे फायरिंग है। तो क्या सेंट्रल एजेंसी एनआईए का ही इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी रहेगा या फिर पंजाब पुलिस और मुंबई पुलिस को भी इसको ज्वाइन करेगी, इस इन्वेस्टिगेशन को? हुसैन, क्योंकि एनआईए लेकर आ रही है और एनआईए लाने के बाद सबसे पहले खुद इंटेरोगेट करेगी अनमोल बिश्नोई को, क्योंकि एक गैंगस्टर्स की अलग से एफआईआर दर्ज की थी जिसमें इन गैंगस्टर्स को ना केवल एक नॉर्मल क्रिमिनल बल्कि टेररिस्ट की तरीके से इनको ट्रीट किया जाए, इन्होंने आतंकवाद जैसा काम किया है, इस तरह की बातें एफआईआर में लिखी हुई थी। तो पहले एनआईए पूछताछ करेगी और क्योंकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मुंबई में उस स्पॉट पर पूरी कॉन्स्पिरेसी चेक करनी होगी, तो बाद में जब एनआईए की कस्टडी पूरी हो जाएगी, बीच में मुंबई पुलिस जो है वो भी कस्टडी के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगा सकती है, साथ ही पंजाब पुलिस कस्टडी के लिए लगा सकती है, साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इसके अंदर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी चाहेगी। तो जितनी एजेंसीज हैं वो कोशिश करेंगी कि सभी अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करें, क्योंकि सभी एजेंसीज के केस जो है वो अनमोल बिश्नोई और इस पूरे गैंगस्टर्स का जो ग्रुप है उनके ऊपर है। तो आज एनआईए पहले कस्टडी लेगी और फिर धीरे धीरे दूसरी स्टेट्स
भी अनमोल बिश्नोई से लेकिन क्या पूछताछ कर- स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा वो अभय ने आपको बता दिया है। जैसे ही दिल्ली में फ्लाइट लैंड होगी उसके बाद एनआईए की टीम गिरफ्तारी करेगी। अब देखना यह है कि एनआईए दफ्तर लेकर जाती है या सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसकी अपडेट हम आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभय शुक्रिया आपका। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब नए किरदारों की एंट्री हो रही है और इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। जवाद की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। रात 11 बजे जवाद को गिरफ्तार किया गया, फिर साकेत कोर्ट के सेशन जज के सामने पेश किया गया और वहां से 13 दिनों की रिमांड हासिल की गई। दरअसल अल फलाह से जुड़े ठिकानों पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और इसी दौरान मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई सबूत मिले। अल फलाह ग्रुप के खातों में कुछ हेरा गड़बड़ी पाई गई और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर के भी कुछ फ्रॉड की खबर है। ईडी ने जवाद को कोर्ट में पेश करते हुए जो अर्जी लगाई है उसमें लिखा गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर छात्रों और अभिभावकों को धोखे में रखा गया। इसे सिर्फ एक निजी यूनिवर्सिटी के तौर पर मान्यता मिली थी, जबकि ये यूनिवर्सिटी को यूजीसी के नियमों के तहत मान्यता प्राप्त होने का दावा करते थे। सत्रह घंटे की छापेमारी और पूछताछ के बाद अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अल फलाह ग्रुप के ओखला दफ्तर के साथ साथ 25 ठिकानों पर ईडी ने सुबह 5 बजे छापा मारा। ये तस्वीरें रात 10 बजे की हैं, जब ईडी की टीम ओखला दफ्तर से निकल रही है। ईडी ने दिल्ली से ओखला तक अल फलाह ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी को 48 लाख रुपए से ज्यादा नकद की रकम मिली है। कई डिजिटल डिवाइस और महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। इसके साथ ही कई शेल कंपनियों के सबूत भी ईडी की छापेमारी में मिले हैं। जवाद अहमद जिस अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन हैं, उसकी यूनिवर्सिटी ही आतंकी डॉक्टरों की पनाहगाह बनी हुई थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने गलत तरीके से मान्यता का दावा किया था। साथ ही ये भी दावा किया कि यूनिवर्सिटी यूजीसी के सेक्शन 12B के तहत लिस्टेड है। ईडी की अभी तक की जांच में सामने आया है कि जवाद अहमद सिद्दीकी ट्रस्ट और उसके फाइनेंशियल फैसलों को कंट्रोल करते हैं। अभी तक के सबूतों में पता चला है कि जवाद ने अपराध से कमाए गए पैसों को छिपाया और कई तरीके से इधर उधर घुमाया। अल फलाह ट्रस्ट के पैसों को परिवार की कंपनियों में डाइवर्ट किया गया। कंस्ट्रक्शन और कैटरिंग के ठेके जवाद सिद्दीकी की पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए गए। पैसे की लेयरिंग, गलत लेन देन और दूसरे नियमों का उल्लंघन किया गया। जवाद के साथ साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर निसार की पत्नी और बेटी को हाउस अरेस्ट किया गया है। निसार की बेटी अल फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS सेकेंड ईयर की छात्रा है, जबकि उसकी पत्नी डॉक्टर सुरैया यूनिवर्सिटी के अस्पताल में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में तैनात है। एजेंसी ने दोनों को यूनिवर्सिटी के कैंपस में बने उनके घर में ही रखा है। MBBS के 10 छात्रों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। उनके यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। हम आपको अल फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 का वीडियो दिखा रहे हैं। इसी बिल्डिंग के रूम नंबर 13 में आतंकी उमर और मुजम्मिल साजिश रचने के लिए बैठक किया करते थे। इसी बिल्डिंग को पूरी साजिश का एपिसेंटर माना जा रहा है। यहीं से पूरी साजिश के तार जुड़ रहे हैं। मंगलवार को यूनिवर्सिटी में ईडी, NIA, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें पहुंची और एक एक चीज चेक की। पुलिस ने धौज गांव से भी उस युवक को गिरफ्तार किया है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी करता था। बताया जा रहा है कि उसके डॉक्टर मुजम्मिल से करीबी थी। तो एक बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को गिरफ्तार किया गया है। अतुल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, ये जो गिरफ्तारी हुई है किस आधार पर हुई है, कब इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया और कुछ मनी ट्रेल को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं, कुछ अनियमितताएं इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखी गई हैं? देखिए, बिल्कुल जो ईडी जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पूरा जो PMLA के तहत ही पूरी जांच की गई। FIR जो थी, जो FIR जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दर्ज की थी, उसके आधार पर ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर ECIR दर्ज की थी। और कल हमने देखा कि जब ईडी एक्टिव होती है तो एक साथ 25 ठिकानों पर इन पूरी यूनिवर्सिटी, इनके जो काम करने वाले लोग हैं, जो भी इनको संचालन करते हैं, उनके ठिकानों पर और जो ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि वित्तीय जांच जो थी पूरी, जो अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके जुड़े संस्थान जो है, उसमें
बड़े स्तर पर कथित गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था, ये ईडी ने बताया। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि जो बैंक खाते और आईटीआर है वो एक ही पैन, यानी कि जो पैन नंबर था वो AAATA0235F पर चलते हैं, जिसमें स्पष्ट था कि आर्थिक नियंत्रण जो है वो एक ही ट्रस्ट कर रहा था। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन जब ईडी कर रही थी तो उसमें खुलासा हुआ कि जो आईटीआर है उसमें भी कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। जांच जो ईडी है उसमें पता लगा कि जो फाइनेंशियल ईयर और अब जो रिमांड हासिल की है ईडी ने 13 दिनों की, उसमें और पूछताछ के बाद कुछ और नई बातें भी सामने आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एनआईए ने जैश के यूपी लिंक के नए सिरे से पड़ताल शुरू की है। एनआईए की टीम ने लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों को खंगाला और उनके करीबियों से पूछताछ की। साथ ही उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने लखनऊ के उस एरा मेडिकल कॉलेज में पूछताछ की है जहां शाहीन पढ़ाया करती थी। जिन छात्रों को शाहीन ने पढ़ाया उनसे भी पूछताछ की जा रही है। परवेज जिन छात्रों को पढ़ाता था उनकी भी डिटेल ली जा रही है। खास तौर पर जो छात्र जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और जिन्हें शाहीन या परवेज पढ़ाते थे उन पर खास नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हुई हैं कि अपनी शुरुआती नौकरी के दौरान परवेज अयोध्या में किन किन लोगों के संपर्क में रहा, क्योंकि आतंकियों की लिस्ट में अयोध्या भी शामिल था। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा हुआ है सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील अहमद डार के मोबाइल से। सूत्रों के मुताबिक अदील अहमद डार के मोबाइल में कई कश्मीरी लड़कियों के फोटोज, वीडियोस मिले हैं और यह शक जताया जा रहा है कि अदील दूसरे डॉक्टर्स और लोगों को हनी ट्रैप करने की तैयारी कर रहा था। दरअसल डॉक्टर अदील को सहारनपुर शहर के बाहरी इलाकों में जमीन चाहिए थी। इसके लिए वो कई लोगों को अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर रहा था। एजेंसी इस लिहाज से भी जांच को आगे बढ़ा रही है। इस बारे में जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या उसने किसी को हनी ट्रैप किया या फिर इसकी कोई तैयारी थी।